Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss emulsion, liquid paraffin emulsion. यानी कि आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ चीज डिस्कस करेंगे जिसके अंदर इमल्शन के अंदर स्पेसिफिक लिक्विड पैराफिन इमल्शन कैसे बनता है वो है जो कि बनाना सीखेंगे। वन बाय वन अगर बात करें कि भाई आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हो बी फार्मा में एंड आपको किस तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, साथ ही साथ फाइल में किस तरीके से आपको काम करना है, वो सारी की सारी चीजें ही हैं जो कि मैं मेंशन करूंगी। और साथ में कुछ लास्ट में वाइवा वॉस क्वेश्चंस आपको भी दूंगी सॉल्व करने के लिए, जो कि कमेंट बॉक्स में मुझे आप शेयर करके बताना कि इनके सही आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो बेसिकली लिक्विड पैराफिन इमल्शन की अगर बात करें तो उसमें अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो ऑब्जेक्ट्स क्या है, रेफरेंसेस आपने किस किस बुक से है जो कि उस प्रैक्टिकल को बनाने के लिए लिखने के लिए पढ़ा है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी उस प्रैक्टिकल में, थ्योरी यानी कि इमल्शन के बारे में जो बेसिक थ्योरी है वो, फॉर्मूला यानी कि जो लिक्विड पैराफिन इमल्शन बनाने के लिए जो स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो कि स्टैंडर्ड किताबों में दे रखा है वो क्या है, प्रोसीजर किस तरीके से बनाया जाएगा, पर्टिकुलर उस जो भी अपन फॉर्मुलेशन बना रहे हैं उसका यूज क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, लेबल क्या है, एट लास्ट सम वाइवा वॉस क्वेश्चंस जो कि आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो आपको हमेशा प्रैक्टिकल में इस तरीके से ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। अगर अपन बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं डिस्पेंसिंग फार्मास्यूटिक्स की, दैट टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस लिक्विड पैराफिन इमल्शन, यानी कि यू हैव टू प्रिपेयर देन डिस्पेंस लिक्विड पैराफिन इमल्शन। देन आपको लिखने होंगे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस यानी कि वो चीज कि आपने जो भी चीज सीखी है, जो भी चीज बनाई है या जो भी आप फाइल में उतार रहे हो वो आप कहाँ से ले रहे हैं, यानी कि आपकी गाइडेंस या आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं वो क्या हैं, उन दोनों के नाम इंक्लूडिंग द पेज नंबर जहां से आपने वो कंटेंट उठाया है। तो मैं जो यहाँ से कंटेंट उठा रही हूँ लिक्विड पैराफिन इमल्शन का, वो दो बुक्स मैं ले रही हूँ। एक मैं ले रही हूँ इंडियन फार्माकोपिया जो स्टैंडर्ड बुक है, उसके अंदर सारे के सारे केमिकल एंड प्रोसीजर बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से दे रखे हैं। एंड साथ ही साथ फॉर थ्योरी मैं प्रिस्क्राइब कर रही हूँ गॉड RSN गुप्ता GD की प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिक्स की बुक। तो बेसिकली ये दोनों रेफरेंसेस रहेंगे। पेज नंबर 520 के अंदर आपको लिक्विड पैराफिन इमल्शन किस तरीके से बनाया जाता है वो पूरी डिटेल में मिलेगा। वेल गॉड RSN गुप्ता GD के अंदर पेज नंबर 69 के अंदर आपको मिलेगा किस तरीके से है जो कि आप इमल्शन के बारे में थ्योरी, बेसिक्स, रिक्वायरमेंट्स, डायरेक्शंस ये सब कुछ देख सकते हो। रिक्वायरमेंट की अगर बात करें कि जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपको कौन कौन से केमिकल्स एंड ग्लासवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो आप अगर पहले ही लिख लें तो आपको जब भी फॉर्मुलेशन आप बना रहे हैं लैब के अंदर तो आपके लिए ईजी रहेगा कि किस तरीके से मुझे उन चीज़ों को डिज़ाइन करना है। तो अगर केमिकल्स की बात करें तो जब भी आप फॉर्मुलेशन देखेंगे कोई भी डोजेस फॉर्म की, तब उसमें कुछ केमिकल्स से वो फॉर्मुलेशन बनती है। तो लिक्विड पैराफिन की बात करें तो लिक्विड पैराफिन का जब अपन फॉर्मूला देखेंगे लिक्विड पैराफिन इमल्शन का, तो उसमें लिक्विड पैराफिन, अकेशिया, ट्रेगागैंथ, सोडियम बेंजोएट, वैनिलिन, ग्लिसरीन, क्लोरोफॉर्म एंड प्यूरिफाइड वाटर है जो कि अपने को रिक्वायर्ड होंगे। तो दे आर द केमिकल्स जो कि अपने को रिक्वायर्ड रहेंगे ये फॉर्मुलेशन बनाने के लिए। साथ ही साथ ग्लासवेयर की जब बात की जाए देन मोटर एंड पेसल, मेजरिंग सिलेंडर, बीकर, ये सब है जो कि अपने को रिक्वायर्ड होंगे। अब अगर जनरल थ्योरी की बात करें तो थ्योरी मैं पूरी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि इमल्शन प्रॉपर एक चैप्टर है जो कि मैंने दूसरी है जो कि प्लेलिस्ट में डाल रखा है विच इज योर बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल प्लेलिस्ट। उसके अंदर आपको पूरा का पूरा इमल्शन मिल जाएगा। यहाँ केवल इमल्शन में उतना ही प्रिस्क्राइब करूंगी, डिस्कस करूंगी जितना कि आपको एक तो प्रैक्टिकल फाइल में लिखने के लिए सफिशिएंट है, साथ ही साथ आपको उतना ही जानना जरूरी है। इमल्शन के अंदर बात करें तो इमल्शन के अंदर मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बेसिकली जो इमल्शन है वो क्या है, एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है और लिक्विड डोजेस फॉर्म होने के साथ साथ ये बाईफेजिक है, यानी कि इसमें दो फेज हैं जो कि अवेलेबल हैं, राइट। और फेज भी कौन सी, जो कि आपस में इमिसिबल हैं, यानी कि ऑयल एंड वाटर। क्योंकि दोनों फेज हैं आपस में इमिसिबल हैं, इनकम्पैटिबल हैं, दैट्स व्हाई इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, यानी कि इसके अंदर एक मूवमेंट रहेगी। जैसे ही उसके अंदर पर्टिकुलर कोई हीट जनरेट हुई, हीट से एनर्जी जनरेट होगी और दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जो इमल्शन है काफी अनस्टेबल फॉर्मुलेशन होती है। अपने को उसको स्टेबल बनाने के लिए काफी सारी चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। An emulsion is thermodynamically unstable system consists of at least two immiscible liquid phases, one of which is dispersed as globules in the other liquid phase, stabilized by a third substance called emulsifying agent। यानी कि बेसिकली जो इमल्शन है वो क्या है, कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड से बनी चीज है। अब इमिसिबल लिक्विड यानी कि
वाटर एंड ऑयल। और जब अपन इस तरीके का इमल्शन बना रहे हैं तो अपने को दोनों की इंटरफेशियल टेंशन को कम करना जरूरी है। उन्हें कम करने के लिए अपन एक सब्सटेंस डालते हैं जिसे अपन कहते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट। इमल्सीफाइंग एजेंट कह दो, इमल्सीफायर कह दो, स्टेबलाइजर कह दो, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि एक ही हैं। दूसरी अगर डेफिनेशन देखें इमल्शन की, एन इमल्शन इज अ डिस्पर्जन इन विच द डिस्पर्स फेज इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ अ लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ व्हीकल इन विच इट इज इमिसिबल। यानी कि इमल्शन एक ऐसा डिस्पर्शन है जिसमें जो छोटी अवस्था है वो बड़ी अवस्था के अंदर है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, बट वो एक दूसरे के आपस में मिसिबल नहीं होंगे, यानी कि इमिसिबल रहेंगे। पार्टिकल की अगर बात की जाए तो पार्टिकल बेसिकली रहेगा 0.1 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में। इमल्शन के अगर तरीके बताएंगे कितने तरीके के इमल्शंस होते हैं, तो इमल्शन भी आपको 4 तरीके के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है वाटर इन ऑयल। नाम से पता चल रहा है वाटर इन ऑयल, यानी कि ऑयल है जो कि लार्ज क्वांटिटी में है और वाटर है जो कि कम क्वांटिटी में है। यानी कि काफी सारे ऐसे इमल्शंस होते हैं जिसमें आप जो रेशो यूज कर रहे हो उसमें जो दोनों इमिसिबल लिक्विड है उनका डिफरेंट रेशो होता है। तो अगर आपके वाटर बहुत ही कम अमाउंट में है, यानी कि केवल डिस्पर्स फेज है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैं, तो वो साथ ही साथ जो ऑयल है वो काफी लार्ज अमाउंट में है, कंटिन्यूस सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, उस तरीके के इमल्शन को अपन कह देंगे वाटर इन ऑयल। वाइल इसके जस्ट उल्टा हो जाए कि भाई ऑयल है जो कि कम क्वांटिटी में है, जो वाटर है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तब उसे अपन कह देंगे ऑयल इन वाटर। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑयल तो होगा डिस्पर्स फेज एंड वाटर होगा कंटिन्यूस फेज। फिर आता है मल्टीपल इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन में बेसिकली जो वाटर इन ऑयल इमल्शन है उसी को वाटर के अंदर अगर डिस्पर्स कर देंगे तो वो कहलाएंगे वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शंस। वाइल ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ अगर जो इमल्शंस हैं उनमें अगर आप ऑयल इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो उसे अपन कह देंगे ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शंस। ये स्टूडेंट्स मैं इतना डिटेल में नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको थ्योरी में बहुत ही अच्छे से हैं जो कि पढ़ने को मिल जाएंगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपन बात करेंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाना चाहिए। देन मिसलेनियस में अगर बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इमल्शंस भी अवेलेबल हैं, लाइक कोर्स इमल्शन, फाइन इमल्शन, माइक्रो इमल्शन। तो ऑब्वियस नाम से पता चल रहा है कि ये पार्टिकल से है जो कि डिपेंड कर रहे हैं। तो कोर्स इमल्शन की अगर बात करें तो इट इज 25 माइक्रोन, मतलब इसका जो साइज होगा वो 25 माइक्रोमीटर से ज्यादा होगा। फाइन इमल्शन का है 5 माइक्रोमीटर से कम रहेगा। वाइल माइक्रो इमल्शन ऑफ मिशेल इमल्शंस हैं, इनमें एक पर्टिकुलर रेंज रहेगी, वो रहेगी 10 to 75 नैनोमीटर। अगर आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं तो ऑब्वियस है, जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पे ऑयल इन वाटर का और एक है वाटर इन ऑयल का। ऑयल ग्लोब्यूल्स को येलो से डिनोट कर रखा है और वाटर ग्लोब्यूल्स को ब्लू कलर से डिनोट कर रखा है। तो यहाँ पे क्या है, ऑयल है जो कि काफी कम क्वांटिटी में है एंड वाटर कंटिन्यूस फेज में है, तो दिस इज नोन एज ऑयल इन वाटर। वाइल यहाँ पे वाटर काफी कम क्वांटिटी में है, ऑयल कंटिन्यूस फेज में है, सो दिस इज नोन एज वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। अब आगे बात करते हैं कि आप इमल्शन तो बना रहे हैं, अब इमल्शन बनाने के लिए सबसे पहले अपने को वो एक ड्रग चाहिए जो भी अपनी बॉडी में कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगी। लिक्विड पैराफिन इमल्शन में वो जो ड्रग है वो खुद लिक्विड पैराफिन है, ठीक है। अब इसके साथ एक वाटर भी होगा, ठीक है, बट उसके साथ एक और चीज होगी विच इज नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट, जो कि सरफेस टेंशन को कम करते हुए सिस्टम को स्टेबल करेगी, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ाएगी। अब इमल्सिफाइंग एजेंट भी डिफरेंट इमल्शन के हिसाब से अलग अलग तरीके के यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको क्या बनाना है, क्वांटिटी वेरी होती है, रेशो वेरी होते हैं। तो अपन ये भी देखेंगे साथ साथ कि इमल्सिफाइंग एजेंट कितने तरीके के होते हैं और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स के रूप में अपन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इमल्सिफाइंग एजेंट्स को जनरली दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स में बेसिकली अगर बात करें जो कॉलर्स लाइक होते हैं, जो बेसिकली नेचुरल सोर्सेज हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स के अगर एग्जांपल बताएं तो दे आर हाइड्रोकोलॉइड्स। तो उसमें भी नेचुरल प्रोडक्ट्स में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स या जो हाइड्रोकोलॉइड्स अपने को पेड़ से मिलते हैं, ट्री से मिलते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? तो जैसे कि गम अरेबिका है जिसे अपन अकेशा भी कहते हैं, वो आपको प्लांट से मिलता है और वो अपन इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में है जो कि यूज करते हैं। गम घाटी है, काराया गम है, ट्रेगागैंथ है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि अपने को नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी ट्री से मिलती है, जो कि अपन इमल्सिफाइंग एजेंट्स के रूप में यूज कर रहे हैं। सीवीड की अगर बात करें तो अगार हो गया, कैराजिनम हो गया, एल्जीनेट हो गया, ये सारी की सारी चीजें अपने को बीज से मिलती हैं।
सीड एक्सट्रैक्ट की अगर बात की जाए, लॉक्टस बीन, ग्वार गम, ग्वानसिन सीड। स्टीरॉइड्स कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बीज वैक्स हो गया, वुल फैट है, वुल अल्कोहल है, ये सारे वो हैं जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स के रूप में अपन यूज कर रहे हैं, जो कि नेचुरली ऑब्टेन सोर्सेज हैं। बीज वैक्स ऑब्वियस से कहाँ से मिलता है, जो बीज हैं, हनी बीज हैं, उनकी जो वैक्स स्टोर होती है, दिस इज बीज वैक्स, जो कि अपन इमल्सिफाइंग एजेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। एनिमल सब्सटेंस जैसे कि जिलेटिन होता है, कैसीन होता है, ये भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स के रूप में यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो मिनरल सब्सटेंस है, यानी कि जो नॉर्मल मिट्टियां हैं, उनको भी अपन इमल्सिफाइंग एजेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे कि बेंटोनाइट है, आपने मुल्तानी मिट्टी का नाम सुना होगा, दिस इज बेंटोनाइट। वीगम, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्ले, इनको भी अपन हाइड्रोकोलोइड्स यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट्स में इमल्सिफाइंग एजेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं, जो कि सिस्टम की सरफेस टेंशन को कम करते हुए इमल्शन को स्टेबल बनाने में हेल्प करता है। अब हाइड्रोकोलोइड्स में ये तो हो गया नेचुरल। इनऑर्गेनिक्स में अगर बात करें कि कौन कौन से अपन पाउडर्स यूज कर सकते हैं, तो एल्यूमिनिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट्स को भी अपन एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं। कुछ सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी हैं लाइक मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज यानी कि एमसीसी, इनको भी अपन एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट एज हाइड्रोकोलोइड कैटेगरी के यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेल होने की प्रॉपर्टी रखते हैं, दैट वाई दे आर नोन एज हाइड्रोकोलोइड्स। देन सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो जो लाइक कार्बोपोल है, कोलोडन सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे हैं जो कि सिंथेटिक हैं, जो कि हाइड्रोकोलोइड प्रॉपर्टी के हैं, और साथ ही साथ जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स के रूप में यूज किए जाते हैं। बेसिकली इनका मैकेनिज्म क्या रहता है कि जैसे आप इनमें पानी डालोगे तो पानी में डालने के बाद ये स्वेल हो जाएंगे और जेलिंग जैसी प्रॉपर्टी देंगे। अब जेल अगर बनता है तो ऑब्वियस से पानी का मॉलिक्यूल और अगर वाटर का मॉलिक्यूल उस कंडीशन में अलग अलग हैं तो वो सेपरेट भी रहेंगे, राइट। और अगर वो सेपरेट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। फिर बात करते हैं अपन दूसरी कैटेगरी की, सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो रहता है कि वो सरफेस टेंशन को कम कर देगा। कैसे? बेसिकली जो सरफेक्टेंट हैं वो दोनों ग्रुप के होते हैं, यानी कि उनमें हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होगा। तो सपोज आपका वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन बन रहा है, अब सरफेक्टेंट में क्या प्रॉपर्टी है, ये दोनों प्रॉपर्टी है, यानी कि वो इस पर्टिकुलर सिस्टम के जो सरफेस है उस पर एड्जॉर्ब हो जाएगा, और एड्जॉर्ब होने के बाद क्या करेगा, अपना जो लिपोफिलिक पार्ट है वो तो ऑयल को दे देगा और हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर को दे देगा। तो क्या होगा, जो बड़े ग्लोब्यूल्स हैं वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाएंगे और जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाएगी और सिस्टम है जो कि मिसिबल की तरह एक्ट करना शुरू करेगा, राइट। अब उसमें भी आपकी पर्टिकुलर इमल्शन क्या है उसके हिसाब से आपको कौन सा सरफेक्टेंट लेना चाहिए, एनायनिक लेना चाहिए, कैटायनिक लेना चाहिए, या फिर न्यूट्रल टाइप ऑफ सरफेक्टेंट लेने चाहिए, नॉन आयनिक टाइप ऑफ सरफेक्टेंट लेने चाहिए, ये वेरी करता है। अब एग्जाम्पल में अगर देखेंगे अपने को कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल रहते हैं सरफेक्टेंट, तो एनायनिक ग्रुप्स में वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में सोप, लैक्टाइल्स, पॉलीपेप्टाइड, कंडेंसेट्स, ये सारे अपने को अवेलेबल रहेंगे। वाइल सल्फ्यूरिक एसिड एस्टर्स में सल्फेटेड मोनोग्लिसराइड्स, एल्काइल सल्फेट्स अवेलेबल हैं। एल्काइल एंड एल्काइल एराइल सल्फोनेट्स में डोडिसाइल बेंजीन एंड सल्फोनेट्स अवेलेबल हैं। फॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स के अंदर ट्राइओलाइल फॉस्फेट अवेलेबल हैं। सब्स्टिट्यूट एल्काइल अमाइड्स के अंदर सार्कोसिनेट्स एंड टोरेट्स अवेलेबल हैं, एंड हेमी एस्टर्स के अंदर सल्फोसक्सिनेट्स अवेलेबल हैं। बेसिकली ये कुछ एग्जांपल्स हैं एनायनिक ग्रुप ऑफ सरफेक्टेंट्स के, जो कि आपको मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखने को मिलते हैं। और जब भी आप कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हो जहाँ पे आपको सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना है, चाहे आप इमल्सिफाइंग एजेंट्स के रूप में यूज कर रहे हो, तो आपका इमल्शन क्या है उसके आधार पे आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट लेना है। तो उस हिसाब से जैसे जैसे अपन ने नई नई रिसर्च की, जैसे जैसे अपन इमल्शन या फिर इस तरीके की फॉर्मुलेशंस को डेवलप करते रहे, वैसे अपने को पता चला कि हर एक फॉर्मुलेशन की एक अलग रिक्वायरमेंट है। उस अलग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के हिसाब से इनको बार बार है जो कि मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफिकेशन के हिसाब से इनके डिफरेंट नेम रख दिए गए। कैटायनिक में एग्जाम्पल की बात करें तो जो अमीन ग्रुप्स हैं बेसिकली एल्कोक्सी एल्काइलामीन्स, क्वाटनरीज के अंदर बेंजाइन कोनियम क्लोराइड है जो कि अपने को एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करने के लिए देखे जाते हैं। नॉन आयनिक में अगर बात करें पॉली एल्कोक्सी ईथर्स लाइक पॉली
पॉक्सीइथिलाइन, एल्काइल एराइल ईथर्स, polyoxyethylene, polyoxypropylene and block polymers are the examples. No doubt they are difficult name but you have to learn that because ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत टाइम पे जो फॉर्मुलेशन आसानी से स्टेबलाइज नहीं होती वहां पर इस तरीके के इमल्सिफाइंग एजेंट्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देन जो अपन ट्विन एंड स्पान का नाम सुनते हैं दे आर बेसिकली पॉली एल्कोक्सी एस्टर्स। सॉर्बिटन एस्टर्स को तो अपन स्पान कहते हैं, वेल जो पॉलीऑक्सीथाइलिन सॉर्बिटन एस्टर्स होते हैं दे आर ट्विन। वो नॉन आयनिक कैटेगरी के होते हैं। पॉली एल्कोक्सी एस्टर्स में एग्जांपल की बात की जाए तो पॉलीऑक्सीथाइलिन फैटी एसिड एस्टर्स हैं जो कि इसके एग्जांपल हैं। देन फैटी अल्कोहल्स के अंदर लॉराइल अल्कोहल है जो कि एग्जांपल के रूप में देखने को मिलता है। फिर इमल्शन आप डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हो, तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं। थ्योरी के अंदर मैंने इनको पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, प्रैक्टिकल में अपन नहीं बात करेंगे क्योंकि अपन एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। अब वहां पर डिफरेंट मेथड होगा तो अपन सीधा का सीधा वो प्रोसीजर ही लेंगे, बट स्टिल यू हैव टू नो दैट कितने कितने मेथड से अपन इमल्शन बना सकते हैं। तो इमल्शन बनाने के 4 तरीके होते हैं, वेट गम, ड्राई गम, बोतल एंड सोप। तो बेसिकली जैसे इमल्शन है तो उसमें आपने एक फॉर्मूला सुना होगा WOG, राइट, यानी कि जो वाटर है, ऑयल है और गम है इनका एक स्पेसिफिक रेशो होता है। अब ऑयल भी 4 तरीके के रहेंगे, एक फिक्स्ड ऑयल होता है, एक वॉलेटाइल ऑयल होता है और एक मिनरल ऑयल होता है, और कुछ जो रेजिन्स होते हैं वो जिनमें ऑयल होता है। तो उनके आधार पे है जो कि आपका जो ऑयल, वाटर, ऑयल और गम है इनका रेशो चेंज होता रहेगा। साथ ही साथ आपके ऑयल की प्रॉपर्टी क्या है उसके हिसाब से आप उसका मेथड भी चेंज करते हो। जैसे कि वेट गम में क्या रहेगा कि आपका जो गम है, ऑयल है, उसके साथ ही वाटर ऐड होगा, उसके बाद है जो कि प्राइमरी इमल्शन बनेगा, देन सेकेंडरी इमल्शन की तरफ लीड होगा। अब प्राइमरी इमल्शन क्या होता है, बेसिकली जो भी एक फिक्स रेशो आपको मिलता है ऑयल, वाटर एंड गम का, जैसे फिक्स्ड ऑयल के अंदर वो रहता है 4, 2 एंड 1, मिनरल के लिए रहता है 3, 2 एंड 1 एंड वॉलेटाइल के लिए रहता है 2, 2, 1, यानी कि 4 रेशो आप ऑयल के लेंगे, 2 रेशो आप वाटर के लेंगे एंड 1 रेशो आप लेंगे गम का। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है दिस इज योर प्राइमरी इमल्शन, यानी कि जब भी अपन इमल्शन बनाएंगे तो इतना कंसंट्रेशन जब अपन यूज कर रहे हैं दिस इज योर प्राइमरी इमल्शन, जहाँ पे ये बन जाता है। फिर आगे अपन जो भी वॉल्यूम मेकअप करते हैं व्हीकल के साथ दिस इज योर सेकेंडरी इमल्शन, ठीक है। यानी कि प्राइमरी इमल्शन के अंदर एक पर्टिकुलर रेशो है, उसको स्टेबलाइज किया जाता है, उसके बाद उसकी वॉल्यूम मेकअप की जाती है। अब वेट में तो पहले वाटर ऐड कर दिया जाएगा, बट जो ड्राई गम है उसमें सिर्फ ऑयल एंड गम डाला जाता है, उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है, देन लास्ट में है जो कि वाटर से वॉल्यूम मेकअप की जाती है। बोतल मेथड में जो कि वॉलेटाइल टाइप ऑफ ऑयल्स होते हैं जो कि भाई उड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उनमें क्या रहता है उस ऑयल को, गम को अच्छे से है जो कि बोतल में पैक करके शेक कर लिया जाता है, शेक करने के बाद उसमें वाटर ऐड करके वॉल्यूम मेकअप कर ली जाती है। एंड सोप मेथड्स होते हैं जिसके अंदर जो आपका कोई सोपी मटेरियल होता है उसके हिसाब से है जो कि इमल्शन बनते हैं। जैसे कि वाटर में आप ऑयल ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियस है आप पहले इमल्सिफायर डालोगे, देन उस तरीके का इमल्शन बनेगा, फिर इस तरीके से है जो कि प्रॉपर प्रोसेसिंग होती रहेगी। फिर बात करते हैं इवोल्यूशन की कि भाई जब आपने वो इमल्शन बना दिया है तो क्या वो इमल्शन सही है, मार्केट में ले जाने लायक है, स्टेबल है, जो प्रॉपर्टीज अपने को रिक्वायरमेंट थी वो सारी फुलफिल हो रही है। ये सारी चीज देखने के लिए है जो कि अपन इमल्शन के इवोल्यूशन भी करते हैं। तो इमल्शन बेसिकली 8 पॉइंट्स हैं इवोल्यूशन के। सबसे पहला तो ये कि भाई इमल्शन का टाइप कौन सा है, यानी कि जो भी अपन इमल्शन बनाया है क्या एट द एंड वो वही बना है। इमल्शन अपने को पता है 2 तरीके के होते हैं ब्रॉडली, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो इमल्शन क्या वही है, उसको देखने के लिए कुछ टेस्ट रहते हैं जैसे कि डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, फ्लोरोसेंस टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड और फिल्टर पेपर टेस्ट, क्रीमिंग टेस्ट। इन सब टेस्ट के आधार पे अपन ये बता सकते हैं कि इमल्शन है जो कि कौन सा है। देन काफी समय ऐसा होता है कि इमल्शन अपन एक पर्टिकुलर पार्टिकल साइज रेंज को पाने के लिए बनाते हैं। तो जैसे आपने इमल्शन बना लिया देन यू हैव टू इवैल्यूएट द ग्लोब्यूल साइज, क्या वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और अगर लार्ज पार्टिकल हैं तो उनके पास आने के चांसेस भी रहेंगे, और अगर पास आने के चांसेस रहेंगे तो सेपरेट होने के भी चांसेस रहेंगे, यानी कि सिस्टम अनस्टेबल भी हो सकता है। तो ग्लोब्यूल साइज का एनालिसिस भी किया जाता है यूजिंग माइक्रोस्कोप। देन रेट ऑफ फेज सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, विस्कोसिटी चेक की जाती है विस्कोमीटर से, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रॉपर्टीज चेक की जाती है, उसकी मूवमेंट्स चेक की जाती है,
उसका डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट चेक किया जाता है कि कितना डिफरेंशिएशन है उसके चार्जेस के अंदर। जितना ज़्यादा डिफरेंशिएशन होगा अगेन वो सेपरेशन की भी कोशिश उतनी ही ज़्यादा करेंगे। माइक्रोवेव इरेडिएशंस देखी जाएगी। एट लास्ट कुछ ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज देखी जाएंगी, यानी कि वो दिखता कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है। ये सारे कुछ लुकिंग पैरामीटर्स जो कि अपने जो 5 सेंसेस हैं उनको सही लगे, इस तरीके से है जो कि इमल्शन का इवोल्यूशन किया जाता है। देन एट लास्ट जब भी अपने को इवोल्यूशन किया और सब कुछ ठीक है, उसके बाद कुछ समय के लिए उसको स्टोर किया जाएगा। स्टोर करने पे ये देखा जाता है कि आपका इमल्शन अनस्टेबल तो नहीं है। तो अनस्टेबल की कितनी कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो बेसिकली उसे अपन 4 अवस्था में है जो कि तोड़ते हैं, क्रैकिंग, क्रीमिंग, फेज इन्वर्जन, कोलेजन्स, इस तरीके से। अब सबसे पहले जब आपने इमल्शन बनाया, इमल्शन बनाने के बाद क्या हुआ, आपका सिस्टम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा, कुछ समय पश्चात ये होगा कि धीरे धीरे जो ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं उनके बीच में जो टेंशन है वो बढ़ने लगेगी और जो सिस्टम है वो सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। तो जो नोन ग्लोब्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे और पास आके फ्लुक्स बना लेंगे जो अपने को विजिबल नहीं होंगे। अपने को लगेगा कि इमल्शन अभी भी मिसिबल है, बट धीरे धीरे अंदर की तरफ है जो कि सेपरेशन होने लग गया है। दिस इज नोन एज फ्लोक्यूलेशन। अगर आप वापस है जो कि इसको होमोजेनाइजर से मिक्स कर दें तो इसे वापस अपन स्टेबलाइज कर सकते हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल इन नेचर है। उसके बाद कोलेजन होगा। कोलेजन में जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं वो आपस में मिलकर बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स का निर्माण करना शुरू करते हैं। अब जैसे बड़े ग्लोब्यूल्स बन गए तो क्या हो गया, अपने को पता है कि ऑयल और वाटर की डेंसिटी है उसमें डिफरेंसेस हैं, राइट। डिफरेंस होते ही क्या होगा, सेपरेट होने की कोशिश करने लग जाएंगे। ये विजिबल है बट स्टिल इसको भी रिवर्सिबल करना पॉसिबल है। उसके बाद होगा क्रीमिंग। क्रीमिंग में जो ग्लोब्यूल्स टॉलेसन में इकट्ठे हुए थे वो इकट्ठे होने के कारण डेंसिटी डिफरेंस के कारण है जो कि लेयर बना लेते हैं। अब आपका वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है, उसके आधार पर डिपेंड करता है कि आपकी ऊपर वाली लेयर कौन सी होगी। एट लास्ट अगर इस टाइम तक भी सिस्टम को स्टेबल नहीं किया जाता तो आपका जो इमल्शन है वो प्रॉपर्ली ब्रेक हो जाएगा, यानी कि आपका ऑयल पूरा सेपरेट होगा और आपका वाटर पूरा सेपरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका इमल्सिफाइंग एजेंट है अब उसने काम करना भी बंद कर दिया है इस कंडीशन में। तो यहाँ पे जो आपका इमल्शन बनेगा वो प्रॉपर्ली ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद ये क्रैक हो जाएगा, यानी कि आपका ऑयल पूरा अलग एंड वाटर पूरा अलग। और लास्ट में कभी कभी ये भी होता है कि फेज इन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि आपने बनाया था वाटर एंड ऑयल है बट आपका जो रिजल्टेंट है वो ऑयल वाटर के रूप में आपको मिलेगा। अब फाइनली अब बात करते हैं अपन फॉर्मूले की। फॉर्मूला यानी कि अपने को लिक्विड पैराफिन इमल्शन बनाना कैसे है। अब ऑब्वियस है अगर लिक्विड पैराफिन इमल्शन बनाना है तो जैसे कि अपने पढ़ रखा है कि भाई एक तो एपीआई होता है, राइट, और कुछ होते हैं एक्सीपिएंट्स, तब जाके कोई ना कोई है जो कि डोजेस फॉर्म बनती है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट की बात करें या फिर अपन लिक्विड पैराफिन इमल्शन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको रेफरेंसेस के अंदर है जो कि इंडियन फार्माकोपिया का नाम दिया, तो इंडियन फार्माकोपिया ने क्या किया, काफी सारी जो डोजेस फॉर्म थी उनके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने ये कहा कि आप इस फॉर्मुलेशन को इस तरीके से बना सकते हो। साथ ही उन्होंने कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज दी, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज दी, अगर इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही स्टेबल फॉर्मुलेशन है जो कि बन के निकलेगी। तो वो सारी फॉर्मुलेशन हैं जो कि अपन प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं और उनके अंदर कुछ नॉलेज गेन करते हैं। तो अगर अपन लिक्विड पैराफिन इमल्शन की बात करें कि वो किस तरीके से बनाया जाता है, तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिएगा, उसका फॉर्मूला कि भाई कौन कौन से उसमें केमिकल्स हैं और कितनी कितनी क्वांटिटीज में अवेलेबल हैं, राइट। तो वन बाय वन अगर मैं बात करूं तो अपने को सबसे पहले उसमें चाहिए लिक्विड पैराफिन। अब लिक्विड पैराफिन क्या काम आता है, ये दूसरे एक्सिपेंट्स क्या काम आता है, इन सब के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। बट पहले केवल इंग्रेडिएंट एंड क्वांटिटीज जो कि आपके प्रैक्टिकल के लिए इनफ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यू नीड अ लिक्विड पैराफिन, देन इंडियन गम यानी कि जो अकेशिया है वो, फिर ट्रेगागैंथ, सोडियम बेंजोएट, वेनिलिन, ग्लिसरीन, क्लोरोफॉर्म एंड एट लास्ट प्यूरिफाइड वाटर। इतनी स्पेसिफिक क्वांटिटीज के अंदर अपने को ये सारी के सारी जो केमिकल्स हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं अगर अपने को 100 ml लिक्विड पैराफिन इमल्शन बनाना है। तो अब वन बाय वन अगर मैं बात करूं कि भाई ये है क्या केमिकल्स, इनका यूज क्या है, अपन ये फॉर्मुलेशन में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि अपना काम तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, लिक्विड पैराफिन इमल्शन का, राइट। अब लिक्विड पैराफिन के अंदर इतनी सारी चीजें क्यों डल रही हैं, कोई ना कोई रीजन होगा। उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो लिक्विड पैराफिन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट, डिस्क्रिप्शन, उसकी यूज, सॉल्युबिलिटी, स्टोरेज,
ये सब अगर अपन को पता होगा तो लिक्विड पैराफिन के बारे में अपन को जितनी ज़्यादा जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ उसको अपन किसी न किसी दूसरी जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड पैराफिन का अगर दूसरा नाम बताया जाए तो उसे अपन व्हाइट मिनरल ऑयल भी बोलेंगे और लिक्विड पेट्रोलियम भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई लिक्विड पैराफिन है क्या, तो ऑब्वियसली पेट्रोलियम से मिला है, तो ये एक मिक्सचर ऑफ लिक्विड ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है जो कि अपने को पेट्रोल एटम से मिलता है। इसके अंदर क्योंकि ऑयल है एंड इस ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें टोकोफिलॉल भी ऐड किया जाता है एज अ स्टेबलाइजर। बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है, तो अगर अपन मॉलिक्यूलर वेट की जगह इसका फॉर्मूला देखें तो CnH2n+2 रहेगा। लुक वाइज अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपने प्रीवियस देखा, ये ट्रांसपेरेंट था, ये ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और थोड़ा ऑयली लिक्विड होगा। यूज की अगर बात की जाए, इसको यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल एड। अब फार्मास्यूटिकल एड यानी कि वो इंग्रेडिएंट जो कि सिस्टम में ऐड किए जाते हैं जो कभी एक API के रूप में काम नहीं लेते, बट सिस्टम में एक्सीपिएंट या फिर एडिटिव्स के रूप में अपन यूज करते हैं सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, उसमें तो ये यूज किया ही जाता है। उसके अलावा इसे अपन लग्जर्टिव्स में भी यूज करते हैं, यानी कि इसकी खुद की भी डोजेस फॉर्म्स आती हैं। अब लग्जर्टिव क्या होता है? लग्जर्टिव बेसिकली जो कब्ज होती है यानी कि कॉन्स्टिपेशन होता है, उससे रिलीफ करने के लिए लग्जर्टिव्स को लिया जाता है। आपको हमेशा 3 टर्म्स सुनने को मिलेंगी, कैथार्टिक, परगेटिव एंड लग्जर्टिव। ये सारी की सारी एक दूसरे से कम क्वांटिटीज में, लाइक कैथार्टिक सबसे पावरफुल, देन परगेटिव, देन लग्जर्टिव। तो जो लिक्विड पैराफिन है वो लग्जर्टिव्स के रूप में काम करता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें कि जैसे आपको कभी लिक्विड पैराफिन की कोई डिफरेंट फॉर्मुलेशंस बनानी है, तो अगर आपको उनकी सॉल्युबिलिटी पता होगी तो आप उसके साथ दूसरे एक्सिपिएंट्स को बहुत आसानी से जोड़ भी सकेंगे। तो जो लिक्विड पैराफिन है वो क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है, ईथर में सॉल्युबल है, वोलेटाइल ऑयल में सॉल्युबल है, बट वाटर में और अल्कोहल में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है, यानी कि इट इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। स्टोरेज की बात करें कि आपको लिक्विड पैराफिन को किस तरीके से स्टोर रखना चाहिए, तो इट मस्ट बी प्रिजर्व इन वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। देन इंडियन गम की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने अभी जिस डायग्राम में देखा, उसका दूसरा नाम अकेशिया है, साथ ही साथ जो बबूल है यानी कि जो कीकर गोंद है वो इंडियन गम है। मिलता कहाँ से है? ऑब्वियसली जो प्लांट है उसका जो स्टेम एंड ब्रांच है उसमें से गमी एक्सड्यूट निकलता है, वो है जो कि अपन स्टोर करके रख लेते हैं, उसको पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेसिकली जो अकेशिया अरेबिका प्लांट है उससे ये मिलता है, फैमिली है इसकी लेग्यूमिनेसी। क्रीम ब्राउन कलर का दिखता है, आउटर लिस्ट होता है, टेस्ट इसका एकदम ब्लेंड होगा और साथ ही थोड़ा चिकना होगा, म्यूसिलेजिनियस अपने को टेस्ट इसका फील होगा। यूज अगेन फार्मास्यूटिकल एड के रूप में काम कर रहा है, इसका सचेस खुद का यूज नहीं है, और फार्मास्यूटिकल एड में भी इस फॉर्मुलेशन में इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में काम करता है। वाटर में सॉल्युबल है बट अल्कोहल में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, एंड यू हैव टू प्रिजर्व इन वेल क्लोज कंटेनर। ट्रेगागैंथ की बात करें तो ट्रेगागैंथ भी एक गम है जो कि अपने को एस्ट्रगेलस गमीफेरी से मिलती है, जो कि अपने को उसके ड्राइड सैप से मिलेगी। फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी है, विस्कस होता है, थोड़ा सा ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। यूज इसका फार्मास्यूटिकल एड है यानी इमल्सिफाइंग एजेंट। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बेसिकली ये वाटर सॉल्युबल मिक्सचर्स है पॉलीसैकेराइड्स का, और इसको भी अपने को वेल क्लोज कंटेनर में ही प्रिजर्व करना है। सोडियम बेंजोएट की अगर बात की जाए तो सोडियम बेंजोएट बेसिकली केमिकल है जिसका फॉर्मूला है C5H5COONA एंड मॉलिक्यूलर वेट रहता है इसका 144। देखने में ये व्हाइट कलर का रहेगा, ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके क्रिस्टल्स फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है और उसका जो टेस्ट है वो अनप्लीजेंट होता है, थोड़ा सा अपने को स्वीटिश भी कभी कभी फील होता है, बट एट लास्ट अपने को सलाइन टेस्ट देता है। सोडियम बेंजोएट का जो मेन यूज है वो है बैक्टीरियोस्टेटिक, यानी कि जो बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो रही है उसको रोकता है, साथ ही साथ जो फंगिस्टेटिक के रूप में भी एक्ट करता है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक एजेंट्स के रूप में भी इसको काम लिया जाता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबल इन 2 पार्ट ऑफ वाटर एंड इन 75 पार्ट ऑफ अल्कोहल। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि 1 पार्ट ऑफ सोडियम बेंजोएट 2 पार्ट ऑफ वाटर में सॉल्युबल है और 1 पार्ट ऑफ सोडियम बेंजोएट 75 पार्ट ऑफ अल्कोहल में सॉल्युबल है। यानी कि अगर आप 1 ml सोडियम बेंजोएट ले रहे हो तो आपको 75 ml है जो कि अल्कोहल लेना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू प्रिजर्व इन वेल क्लोज कंटेनर। वेनिलिन की बात की जाए तो वेनिलिन बेसिकली है जो कि स्वीटनिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। जो वेनिला फ्लेवर होता है ना सिस्टम्स में, ये अगेन वही चीज है जो कि सिंथेटिकली अपने को अवेलेबल होती है। ये फिनोलिक एल्डिहाइड होते हैं जिसका फॉर्मूला रहता है C8H8O3 एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 152। व्हाइट कलर का क्रिस्टल्स हैं, स्वीटनिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है।
पानी के अंदर सॉल्युबल है, यानी कि जब भी आप इसको यूज करोगे थोड़ा सा वाटर में डिजोल्व करने के बाद फॉर्मुलेशन में ऐड करोगे। देन प्रिजर्व इन वेल क्लोज कंटेनर। केमिकल्स फिर बात करें, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इज अ ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, यानी कि ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है, फॉर्मूला है C3H8O3, मॉलिक्यूलर वेट है इसका 92, दिखने में क्लियर रहता है, कलरलेस है, सिरप जैसी इसकी कंसिस्टेंसी रहती है, ऑर्डरलेस है एंड टेस्ट इसका स्वीट होता है। यूज की बात करें तो सॉल्वेंट के रूप में काम लिया जाता है इसको, को सॉल्वेंट के रूप में भी काम लेते हैं, डिमल्सेंट, इमोलिएंट एंड फार्मास्यूटिकल एड। अब आप पी रहे हैं, इसे लगा रहे हैं, सूदिंग इफेक्ट आ रहा है पीने पे, तो उसके आधार पे इसके यूज भी है जो कि चेंज होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में भी आप यूज करते हो इमोलिएंट के रूप में, और अब पीने के अंदर भी अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो सूदिंग एजेंट के रूप में, डिमल्सेंट के रूप में अपन इसको यूज कर रहे हैं, ताकि जो सिस्टम है वो बहुत ही गले में स्मूथ अपने को फील होता है। सॉल्युबिलिटी, पानी एंड अल्कोहल के साथ है जो कि सॉल्युबल है, बट क्लोरोफॉर्म, ईथर एंड फिक्स्ड ऑयल के साथ इनसॉल्युबल है। अगेन यू हैव टू प्रिजर्व इन वेल क्लोज कंटेनर। व्हाई? बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अब हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में जो नमी है उसे कैप्चर करके खुद है जो थोड़ा सा लिक्विफाई होने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नमक है, जैसे मौसम में उमस होगी तो क्या होगा, वो खुद भी थोड़ा सा लिक्विफाई हो जाएगा, वैसे ग्लिसरीन की भी ये प्रॉपर्टी रहती है। फिर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3, molecular weight is 119, कलरलेस, स्वीट स्मेल एंड इट इज अ लिक्विड, और यूज होता है इसमें एज अ को-सॉल्वेंट। को-सॉल्वेंट यानी कि कभी कभार आपकी ड्रग है जो कि सपोज पानी में सॉल्युबल नहीं हो रही, तो अपन उसमें को-सॉल्वेंट ऐड करते हैं, यानी कि सपोज वो दूसरा ऐसा लिक्विड यूज करते हैं जिसमें वो सॉल्युबल है, उसकी तो अपन क्वांटिटी कम यूज कर लेंगे उस पर्टिकुलर ड्रग को डिसॉल्व करने के लिए या फिर सॉल्युबलाइज करने के लिए, बाकी सारा का सारा वॉल्यूम मेकअप है जो कि अपन वाटर के साथ कर देते हैं। तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पे एज यूज एज को सॉल्वेंट, कहीं कहीं ये प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज होता है। स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, बट सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। स्टोर इन कूल एंड टाइटली सील्ड कंटेनर। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म थोड़ा वोलेटाइल प्रॉपर्टी का होता है, उड़ जाता है जल्दी से, इसलिए इसे टाइटली सील्ड कंटेनर में पैक किया जाता है। फिर लास्ट में है प्यूरिफाइड वाटर। अब प्यूरिफाइड वाटर का ऑब्वियस फॉर्मूला H2O, मॉलिक्यूलर वेट इज 18, और बनता कैसे है, ये बाय डिस्टिलेशन से बनेगा या फिर आयन एक्सचेंज मटेरियल के थ्रू इसे बनाया जाता है। यूज इसका है सॉल्वेंट, क्लियर होता है, कलरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। प्रोसीजर की अगर बात करें कि ये सारा जो इमल्शन है लिक्विड पैराफिन आप लैब में किस तरीके से बनाओगे, तो वन बाय वन जो इंग्रेडिएंट्स के मैंने आपको नाम बताया, ऑब्वियसली आपको उन सबको मिक्स करना है, बट मिक्स किस तरीके से करना है, पहले क्या डालना है, बाद में क्या डालना है, उसके आधार पर डिपेंड करता है कि आपका जो केमिकल है या जो आपकी डोजेस फॉर्म है वो कितनी स्टेबल बनेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से अपने को केमिकल्स लेने हैं और कौन कौन से अपने को इंस्ट्रूमेंट लेने हैं, वो सब आपने ले लिए। अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए एक वेइंग मशीन। आप जो भी स्पेसिफाइड क्वांटिटी थी इंडियन गम की, ट्रेगागैंथ की, वेनिलिन की, इन सबको आपने वेट कर लिया यूजिंग बटर पेपर। एक बटर पेपर लिया आपने, इंडियन गम को वे कर लिया, उसको आपने मोटर एंड पेसल में डाल दिया, ट्रेगागैंथ ले लिया, मोटर एंड पेसल में डाल दिया, वेनिलिन ले लिया, मोटर एंड पेसल में डाल दिया। डालने के बाद आपने उसे अच्छे से है जो कि मिक्स कर लिया, टाइचुरेट कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, लिक्विड पैराफिन मेजिक सिलेंडर से नापा, उसको आपने उसके अंदर ऐड किया, एंड क्लोरोफॉर्म उसमें वापस आपने मेजिक सिलेंडर से मापने के बाद उस मोटर एंड पेसल में ऐड कर दिया। धीरे धीरे आप है जो कि एक ही डायरेक्शन में उसको ट्राइचुरेट करते रहे, मूवमेंट करते रहे। आपने तब तक उसको अच्छे से मिक्स किया जब तक कि आपके पास एक है जो कि पेस्ट टाइप में सिस्टम नहीं बन गया। उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी लिया 5 ml, जब आपको 100 ml सैंपल बनाना है, उस वाटर को आप थोड़ा थोड़ा करते हुए इमल्शन के अंदर डालना शुरू किया, और तब तक आप धीरे धीरे उसको चलाते रहे जब तक एक क्रीमी इमल्शन आपके फॉर्म नहीं हो गया। जैसे ही आपका एक ट्रांसलूसेंट पिंक कलर सा क्रीमी इमल्शन बन गया, उसके बाद सोडियम बेंजोएट और ग्लिसरीन आपने लिए, उन दोनों को आपने वाटर में डिसॉल्व किया और ये आपने इस पर्टिकुलर मोटर एंड पेसल में ऐड कर दिया। वहां ऐड करने के बाद आपने अगेन उसको ट्राइचुरेट किया। ट्राइचुरेट करने के बाद जो इमल्शन बना उसे आपने वॉल्यूम मेकअप करने के बाद सफिशिएंटली उस पर्टिकुलर कंटेनर में या फिर बीकर में ट्रांसफर कर दिया 100 ml। ठीक है, लास्ट में आपने एक प्रॉपर लेवल बनाया, डिस्पेंस कर दिया। यानी कि बेसिकली इंडियन गम एंड ट्रेगागैंथ वेनिलिन वर ट्राइचुरेटेड विथ लिक्विड पैराफिन एंड क्लोरोफॉर्म इन मोटर एंड पेसल। Then 5 ml of purified water was added
and triturate until creamy emulsion is formed. Then glycerine was added and sodium benzoate dissolved in water. Sufficient purified water was added to produce 100 ml, properly labeled and dispensed. जैसे कि अपने प्रोसीजर देख लिया किस तरीके से आपने इस फॉर्मुलेशन को बना दिया, बट ये फॉर्मुलेशन क्या यूज आ रही है, यानी कि आप जब लेबल बनाओगे तो उस पर कैटेगरी भी लिखोगे। तो कैटेगरी जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिक्विड पैराफिन है जो कि यहाँ पे एज ए ड्रग यूज किया जा रहा है, और लिक्विड पैराफिन का खुद का क्या यूज है, लग्जेटिव। लग्जेटिव के बारे में जस्ट अभी बताया कि जो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करें, यानी कि जो कब्ज में राहत दे, उसे अपन लग्जेटिव कहते हैं। डोज इसकी रहेगी 8 से 30 ml पर डे। डायरेक्शन एंड स्टोरेज की अगर बात करेंगे कि भाई किस तरीके से लेना है या किस तरीके से स्टोर करके रखना है, तो इमल्शन एक ऐसी चीज है आप ज्यादा गर्म में भी नहीं रख सकते और फ्रिज भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके की डायरेक्शन भी है जो कि लेबल पे जरूर लिखी जानी चाहिए। लाइक इमल्शन शुड बी केप्ट एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट शुड नॉट बी अलाउड टू फ्रीज, यानी कि 20 डिग्री से ज्यादा भी नहीं रखना है बट उसको फ्रीज भी नहीं करना है। देन शेक वेल बिफोर यूज। बिफोर ऑब्वियस है, इमल्शन के अंदर ऑयल एंड जो वाटर ग्लोब्यूल्स हैं वो भाई कभी ना कभी सेपरेट होने की कोशिश करते हैं, सेटल डाउन भी हो सकते हैं, गम भी सेटल डाउन हो सकता है। तो जब भी आप उसे ले रहे हो अच्छे से आपको उसको शेक करना है ताकि सिस्टम है जो कि मिसिबल हो जाए। लेबल की बात करेंगे, जैसे कि आपने लैब के अंदर है जो कि कोई फॉर्मुलेशन सबमिट की है तो आप उसके ऊपर एक लेबल बना के देंगे प्रॉपर, तो वो किस तरीके का है जो कि रहेगा। तो इस तरीके से प्रॉपर अपन लेबल बनाते हैं कि आपका जो फॉर्मुलेशन है वो है क्या, आपने उसके ऊपर नाम लिख दिया। आपने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हमेशा RX लिखते हैं विच इज नोन एज RJ। RJ का मतलब होता है टेक यू, मतलब कि आपको ये चीज लेनी है। और बेसिकली ये जो साइन है J, इट इज अ साइन ऑफ जुपिटर जो कि रीहीलिंग के लिए मदद करता है, राइट। तो RX यानी कि RJ लगाने के बाद लिक्विड पैराफिन इमल्शन जो भी आपकी फॉर्मुलेशन है वो आपने लिखी। बनानी कितनी है वो भी आप लिख सकते हैं चाहे तो कि भाई 100 ml अपने को सबमिट करनी है। फिर जब आप उसे ताज़ी डिस्पेंस कर रहे हैं और जब ये डिस्पेंसिंग फार्मेसी है, देन यहाँ पे सारे पेशेंट्स डॉक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन आएगा। वही अगर ये टेक्नो लैब होती तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो केमिकल्स हैं उनके बारे में बताया जाता, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्पेंसिंग, यू हैव टू डिस्पेंस यू हैव नॉट टू सबमिट। अगर यहाँ पे होता कि प्रिपेयर एंड सबमिट देन इट इज योर टेक्निकल लैब, बट व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस यानी कि इट इज अ डिस्पेंसिंग एंड यू हैव टू मेक अ फ्रेश फॉर्मुलेशन एंड फ्रेशली आप किसी ना किसी को दे रहे हो, तो फ्रेशली देने के लिए ऑब्वियसली एक पेशेंट होगा। तो इस तरीके का जब लेबल बनाया जाता है तो यहाँ पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसका जेंडर, किसने प्रिस्क्राइब किया है, उस पर्टिकुलर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर या उस फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डायरेक्शन कितना लेना चाहिए, डिस्पेंस किस पर्टिकुलर फार्मेसी ने किया है, कब मैन्युफैक्चर हुआ, कब एक्सपायरी हो गया और उसका बैच नंबर, ये सारी चीजें, डायरेक्शन क्या है, यूज क्या है, उसकी स्टोरेज क्या रहेंगी, ये सब चीजें अपन लिखेंगे। तो जैसे कि इस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन के लिए बात करते हैं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 321, तारीख कभी नहीं लिखते अपन, हमेशा महीना और साल लिखा जाएगा। एक्सपायरी डेट 2 साल बाद की और बैच नंबर, प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर उपासना, रजिस्ट्रेशन नंबर पर्टिकुलर जो भी है फार्मासिस्ट का, डायरेक्शन क्या रहेगी, डोज टू बी टेकन एट बेड टाइम, यानी कि जो मेडिसिन है वो आपको सोने के समय लेनी है। एडल्ट्स के लिए डोज रहेगी 2-4 टीस्पूनफुल्स की, और डिस्पेंस किया इसे फार्मेसी नोट्स बाय यूएस प्राइवेट लिमिटेड ने। डायरेक्शन में जैसे कि डोज मैंने आपको बताई 8 से 30 ml, यूज इसका लग्जेटिव, स्टोरेज इसकी रहेगी इमल्शन शुड बी केप्ट एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 20 डिग्री सेंटीग्रेड and it should not be allowed to freeze and shake well before use. They are the storage conditions, right? यानी कि ये आपका पूरा संपूर्ण है जो कि लेबल है, सारी की सारी चीजें आपने उसकी इसके अंदर लिख दी। अब शुरू होता है आपका काम। यहां तक मैंने आपको समझा दिया कि इमल्शन क्या है, किस तरीके से अपन बना रहे हैं। अब इन सवालों के जवाब है जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, चाहे तो आप कहीं और से सर्च कर सकते हैं या चाहे तो मेरे जो थ्योरी वीडियोस हैं इमल्शन के वहां से आपको इनके जवाब भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज प्राइमरी इमल्शन, प्राइमरी इमल्शन क्या होता है, देन व्हाट इज सेकेंडरी इमल्शन, डिफाइन लग्जेटिव, पर्गेटिव एंड कैथार्टिक, एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इमल्शन। यानी कि चारों जो वाइवा वॉस क्वेश्चंस हैं इनके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, देन आई विल गिव अवे ऑफ पर्टिकुलर बुक जो भी आपको रिक्वायर्ड रहेगी। तो स्टूडेंट्स आज अपन यही प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है फार्मास्यूटिक्स का वो डिस्कस करेंगे।
I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.